गया था और एक फिल्म भी मैंने की। आप में से अगर कुछ लोगों ने देखी होगी, सो यू आर द अनफॉर्चुनेट वंस कि आप लोगों ने देखी। आई एम सॉरी फॉर दैट, माय अपॉलॉजीज कि आपको एक इतनी बुरी फिल्म देखनी पड़ी। बट हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक ऐसा समय था जब मैं चला गया था और मूवीज में काम कर रहा था एंड वहां पे मैंने इस बात का अनुभव किया कि किस तरीके से दूसरे प्रदेश के लोग, मैं तो अभी इंटरनेशनली भी बात नहीं कर रहा, मैं भारत के ही देशों की प्रदेशों की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से दूसरे स्टेट के लोग हमारे स्टेट को देखते हैं, किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है बिहारियों का, और हर स्तर पर मजाक उड़ाया जाता है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम से लेकर लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी से लेकर हमारे दिखने बोलने तक का मजाक उड़ाया जाता है। हम लोग हम करके बोलते हैं, हम लोग स को स बोल लेते हैं, इसको भी लेकर मजाक उड़ाया जाता है। क्यों ये छवि बनी, ये सोचने के लिए मजबूर हुआ हूं मैं वहां रहकर। मुंबई में 3-4 साल तक मैं रहा, दिल्ली में पला बड़ा हूं। इन राज्यों में रहकर मुझे इस बात से परेशानी होती थी, और क्योंकि पापा ने हमेशा मेक श्योर किया कि हम अपने गांव से जुड़े रहे, गर्मी की छुट्टियों में कहीं भी बाहर लेकर जाने से पहले मेक श्योर किया जाता था कि ना सिर्फ हम लोग पटना जाएं, बल्कि मैं खगड़िया से हूँ, खगड़िया में अलौली है, अलौली में हम लोग का गांव है शहरबनी, तो वहां पर हम लोग जाएं, वहां पर हम लोग समय बिताएं, गांव खेत खलियान देखें, उसको सीखें, उसको समझें। ये बचपन से किया गया, तो इसीलिए वो नाता जुड़ा रहा, वो कनेक्ट जुड़ा रहा, और उस कनेक्ट की वजह से वो एक इमोशनल सेंस जुड़ा रहा हमेशा। और जब उसी के ऊपर घात किया गया, जब दूसरे प्रदेशों में एक बिहारी बोलकर आपको गाली दी जाती है, मतलब सोचिए जो मेरी पहचान है, उस शब्द तक को गाली बना दिया गया। आज आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कहीं भी चले जाइए, एक बिहारी बोलकर आपका 2 लाठियां चलाई जाती है वहां पर इस शब्द को। और मुझे इस बात का ताज्जुब होता था कि भैया, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी दूसरे राज्य वाले को इस बात से प्रॉब्लम हो। पंजाबी फ्लॉन्ट करते हैं कि वी आर पंजाबीज, महाराष्ट्र के लोग मराठा प्राइड पे मरे जाते हैं, बंगाल के लोग गर्व से बोलते हैं कि भैया हम लोग बंगाली हैं, उड़ीसा के लोग बोलते हैं हम लोग उड़िया हैं। बिहार के लोग क्यों, ये बिहारी शब्द क्यों? एंड मैं अभी कल ही मैं शेयर कर रहा था अपने साथियों के साथ, मेरे लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न और ज्यादा इसलिए बढ़ गया बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली, बैक ऑफिस में कुछ काम चल रहा था, मैंने एक डिक्टेशन दिया, एक लेटर लिखवाया, एंड अ स्टाफ फ्रॉम माय ऑफिस, अ नॉन बिहारी स्टाफ, वो आया और मेरे पास आकर बोलता है कि भैया ये एक जगह पे आपने बिहारी लिखा है, बिहारी की जगह बिहार वासी कर दे क्या? मैंने बोला क्यों? बोले बिहारी सुनने में ठीक नहीं लगता है। मैंने बोला जो मेरी पहचान है, जो मेरा प्राइड है, जो मेरा घमंड है, जो मेरा गुरूर है, जो मेरा अहंकार है, वो आपको सुनने में ठीक नहीं लग रहा। और ये भावना से मेरे अंदर ही नहीं, व्हेन आई ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, वहां पे जब मैं किसी स्कूल कॉलेज में जब मैं जाता हूँ और वहां पे लोग बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन होता है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिहार के ही होते हैं, और वो चुपके से आएंगे मेरे कान में आके बोलेंगे भैया हम भी बिहार से हैं, पर किसी को बोलिएगा नहीं, हम यहाँ पे बोले नहीं है किसी को। ये बोल देंगे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, पर ये नहीं बताएंगे कि हम बिहार से हैं। ये छवि हमारे प्रदेश की बन गई है। अब या तो इस छवि से हम लोग संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, ये छवि चलती रहेगी, पर मेरे जैसे कुछ ऐसे जिद्दी लोग, और यहाँ पे भी मैं उन्हीं जिद्दी लोगों को ही ढूंढने आया हूँ। मेरे साथी ने, आयुष ने अभी बातों में कहा कि इन्वेस्टमेंट छोटा हो बड़ा हो, मैं तो कहता हूँ छोटा भी नहीं चलेगा, सिर्फ आप अपना समय अगर इन्वेस्ट करने को तैयार है हमारे प्रदेश की छवि बदलने के लिए, ऑल आई नीड इज दैट, मुझे सिर्फ आपकी वो जिद चाहिए। और इसीलिए मैं कोई पॉलिटिशियन बन के किसी पार्टी को, किसी अलायंस को, किसी गठबंधन को रिप्रेजेंट करने यहाँ पे नहीं आया। मैं सिर्फ उस जिद के साथ आया हूँ कि मुझे मेरा प्रदेश बदलना है, क्योंकि मैंने अपने प्रदेश को लेकर बहुत गौरवशाली कहानियां सुनी हैं। मेरे पिता ने मुझे सुनाई, मेरे दादा ने मुझे सुनाई, मेरी दादी ने मुझे सुनाई। इतिहास मुझे बताता है कि मेरे प्रदेश का कितना गौरवशाली इतिहास है। मुझे गर्व होता है भैया जब विदेशों से जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, G20 जब भारत होस्ट करता है, तो उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी जब अपना डिनर देती हैं, तो उसमें मेरे प्रधानमंत्री बैकड्रॉप पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी पर उस वक्त हम लोग फख्र करते थे जब देश तो भूल जाइए, भारत तो भूल जाइए, विश्व में किसी ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। इंटरनेशनली साउथ एशिया से कितने स्टूडेंट्स जाते थे इंडिया, बिहार में, नालंदा में
उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। एक ऐसा प्रदेश जो शिक्षा में सबसे आगे रहा, बिना जीरो के आप कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, हमारे प्रदेश ने दिया वो। और आज उस प्रदेश में शिक्षा का ये हाल है। आज आप वहां पे चले जाइए, स्कूल कॉलेजेस, आप लोग आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते होंगे, शिक्षकों को लेकर उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं, उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। और इन्हीं कारणों से हमारा प्रदेश सुखिया बन रहा है। हमारा प्रदेश सुखिया बनता है कब? जब पुल हमारा हवा में गिर जाता है। हमारा प्रदेश सुर्खियां बनता है, हमारे यहाँ बांध चूहे उतर जाते हैं। हमारा प्रदेश सुर्खियां बनता है जब छात्रों पे लाठी चलती है, शिक्षकों पे लाठी चलती है। क्या ये छवि बिहार की हम देना चाहते हैं? जबकि हकीकत है बिहार की ये छवि नहीं है। बिहार की छवि नालंदा यूनिवर्सिटी है, लोकतंत्र की जननी है, डेमोक्रेसी का रास्ता हम लोगों ने दिखाया। आज जितने देश डेमोक्रेटिक होने पर गर्व करते हैं, उनको सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है ये भारत ने भी बिहार ने सिखाया। क्या इन बातों से बिहार की पहचान नहीं होनी चाहिए? ये बातों पे धीरे धीरे धूल चढ़ती जा रही है और संभवतः आने वाली पीढ़ी, द यंगर लॉर्ड सिटिंग हियर माइट बी लिसनिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। शायद उनको ये इससे पहले कभी पता भी नहीं होगा कि बिहार में ये चीजें होती है, क्योंकि इन चीजों को कभी चर्चा में ही नहीं लाया जाता। And that's my issue, that's my concern. Last time, अब अगेन पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिक्स की थोड़ी बातें तो करके ही जाऊंगा। मुझे ये कंसर्न रहा है कि लास्ट टाइम मैंने कभी मेरी सरकारों को, मेरे प्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री को, मैंने कभी इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करते सुना ही नहीं। हमारे प्रदेश में चर्चा होती है जातियों को लेकर, धर्म को लेकर, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म को लेकर, कास्टिज्म को लेकर। इन्हीं चीजों में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। मैं जब जाता हूँ किसी दूसरे देश में तो मैं अक्सर कोई अगर मिल जाता है सो कॉल्ड अपर कास्ट से, तो मैं पूछता हूँ भैया आपको तो बहुत आसानी हुई होगी इस देश में आकर, बिकॉज यू कम फ्रॉम एन अपर कास्ट। बोलते अरे नहीं भाई, यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे तो हम सब एक ही हैं, यहाँ पे तो बिहारी हैं, भारतीय हैं। तो जब बाहर आकर हम सब एक हो जाते हैं तो अपने प्रदेश में हम लोग एक क्यों नहीं रह पाते? प्रदेश में हम लोग दलित हो जाएंगे, हम लोग ब्राह्मण हो जाएंगे, हम लोग भूमियार हो जाएंगे, हम लोग पिछड़ा हो जाएंगे, अति पिछड़ा हो जाएंगे, बट बिहारी नहीं होंगे। सब हो जाएंगे हम लोग, हर जाति में बढ़ जाएंगे, धर्म में बढ़ जाएंगे हम लोग, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सब बन जाएंगे, पर बिहारी नहीं बन पाएंगे। और यही कारण है, दिस इज दी ओनली रीजन कि आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ने की बजाय रिवर्स में जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है। अपने गौरवशाली इतिहास से आज हम लोग एक ऐसे स्तर पर आ गए हैं जहां बिहारी मजाक का पात्र बन गए हैं, जहां हम लोगों को हीन भावना से देखा जा रहा है। एंड वी नीड टू एड्रेस द रीजन बिहाइंड इट। और इसमें हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं। अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए तो आज हम लोग यहां तक आए हैं, कल शायद हमारे प्रदेश का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। उसके लिए आज से हम लोग को काम करने की जरूरत है। और मैं पुनः दोहराता हूं, मैं उसी जिद के साथ में निकला हूं। मुझे अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीनी होती तो मेरे लिए तो कहा जाता है भैया मैं मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं, किसी के भी साथ कॉम्प्रोमाइजेस करके सरकार में मंत्री बने रहना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने 2020 में, आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, मैंने अकेले बिहार में चुनाव लड़ा, अकेले इतनी हिम्मत दिखाई, नोइंग कि इम्पैक्ट शायद नहीं डाल पाऊं, बट वो डेंट जरूर डाल पाऊंगा जो एक साउंड क्रिएट करेगा कि भाई क्यों लड़ा मैंने अकेले चुनाव। मेरे लिए बहुत इजी था, आई कुड हैव इजीली सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ माय करंट चीफ मिनिस्टर, और उनकी सही गलत जो भी पॉलिसीज हैं आई वुड हैव एग्रीड टू इट, एंड मैं उसके साथ, उनके साथ चुनाव लड़ता। बिहार में मेरे आज 4 से 5 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं आज आप लोगों के सामने संभवतः एक कैबिनेट में इजी था, और भी ज्यादा इसलिए था क्योंकि उसी वक्त मेरे पिता का निधन हुआ था। बिहार में अक्टूबर में इलेक्शंस हो रहे थे, पहले चरण का फर्स्ट फेज का इलेक्शन, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, 11th और 12th अक्टूबर को होना था, एंड आई लॉस्ट माय फादर ऑन 8th अक्टूबर शाम को 6:05 पे आई लॉस्ट हिम। एंड मेरे लिए उस वक्त बहुत इजी था टू सरेंडर, यू नो, टू सकम टू द सर्कमस्टांसेस कि नहीं अभी मैं मेंटली उस स्टेट में नहीं हूं कि मैं चुनाव अकेले लड़ सकूं। पर उस पर भी मैंने चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए अकेले लड़ा ताकि मैं अपने करंट चीफ मिनिस्टर को बता सकूं कि भाई जवाबदेही बनती है। प्रवीण भाई जवाबदेही की बात कर रहे थे, इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड योर पॉलिटिशियंस, योर लीडर्स, योर MPs, योर मिनिस्टर्स, योर MLAs अकाउंटेबल
कि भाई आप बताएं। पर हमारे प्रदेश में क्या होता है, जात पात धर्म मजहब इतना ज्यादा हावी रहता है कि हमारे नेताओं को ये जरूरत ही महसूस नहीं होती कि उनको काम करना है। उनको पता है कि हमें सिर्फ समीकरण बनाना है। कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ समीकरण के आधार पर ही, भाई एम वाई ये सब समीकरण हमने बना लिए, फलाना समीकरण बना लिए, इस कास्ट के लोगों को ले लिया। बिहार में पेपर पे चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। चुनाव लड़ने से पहले ही पता चल जाता है कि भैया इस विधानसभा से या इस लोकसभा से कौन जीत रहा है। ये लोकसभा तो उस समीकरण की है, उस खाते में जाएगी, ये लोकसभा इस समीकरण की है तो इस खाते में जाएगी। और इसीलिए वहां के नेता ये जरूरी ही नहीं समझते हैं कि हम लोग वहां पे काम करें, क्योंकि बहुत इजी है उनके लिए चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। इसीलिए जो करंट गवर्नमेंट है बिहार में, ये वही गवर्नमेंट है जो आजादी के बाद से अभी तक रूल कर रही है और बिहार पिछड़ता जा रहा है। ये वही गवर्नमेंट है जिसने बिना काम किए, बिना बिहार में कोई बदलाव लाए हुए या बिना बिहार में कोई ऐसी नीति पॉलिसी लाए जिससे बिहार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तो भूल जाइए, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। इस गठबंधन में जो दल हैं, एक लंबे समय तक उसका एक घटक दल कांग्रेस वहां पे शासन में रहा, राजद को हमने देखा, नीतीश जी मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है उनकी पार्टी को हम लोगों ने देखा। यही तो तमाम दल एक साथ उस गठबंधन में है। आज वहां पे क्या किया इन लोगों ने, और आज ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि भैया हम लोग बिहार का विकास करेंगे। आजादी के 75 साल के बाद से लगातार बिहार की जनता ने आप ही लोगों को मौका दिया। आप ही लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ, कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, जीते, सत्ता में आए, पर बिहार हमारा वहीं का वहीं। ऐसे में अगर कोई बिहारियों की काबिलियत पे सवाल उठाए तो सरासर गलत है। बिहारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश दुनिया में जाकर अपना मुकाम हम लोगों ने हासिल किया। यही बिहारी जब बिहार से बाहर निकल जाता है तो बड़े बड़े अस्पतालों में एचओडी जाके बच जाता है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को हेड करने लग जाता है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को हेड करने लग जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है, बड़े बड़े व्यवसाय खड़े कर देता है। पर वही बिहारी अपने प्रदेश में कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सुविधा नहीं है वहां पे। वहां पे जब तक अंडर द टेबल सेटलमेंट्स नहीं होते, वहां पे जब तक आप किसी को घूस नहीं दे देंगे, जब तक रिश्वत की सेटिंग नहीं है, जब तक आप किसी नेता, किसी मंत्री को नहीं जानते, तब तक ये चीजें वहां पे हो नहीं सकती। यही चीजें दशकों से चलती है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं सोच लेकर आया और उसी के ही तहत मैंने 2020 में मैंने चुनाव अकेले लड़ा। क्या है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? ये एक ऐसी सोच है जो जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि बिहारी एक साथ आए। मैं चाहता हूं कि वो लोग एक साथ आए जो बिहार को एक विकसित राज्य बनता हुआ देखना चाहते हैं। आजादी के बाद से अभी तक पूरा देश हमारा एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। बिहार पिछड़ा है, पिछड़ा है, पिछड़ा है। कब तक हम लोग सुनते रहेंगे कि बिहार पिछड़ा है? कोई तो ऐसा एक दिन आए जब हम लोग सुने कि यस बिहार इज अ डेवलप्ड स्टेट। पर कैसे डेवलप करेगा? बिहार से माइग्रेशन है जो कि रुकने का नाम नहीं लेता। ब्रेन ड्रेन नॉन स्टॉप वहां से चलता जा रहा है। आज हमारा प्रदेश, जिसको हम लोग अपनी संभवतः ताकत मानते हैं कि युवा प्रदेश है, आने वाले दिनों में वो एक बुजुर्ग प्रदेश कहलाएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई भी ऐसा सक्षम परिवार है जो जैसे ही थोड़ा सक्षम होता है सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है। और वो बच्चे जब बाहर निकलते हैं, वो भले किसी दूसरे प्रदेश में गए हों या दूसरे देश में गए हों, वो वहीं जाते हैं, वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, वहीं पे नौकरी हासिल करते हैं, वहीं पे घर खरीदते हैं, वहीं पे शादी करते हैं, वहीं पे बच्चे पैदा करते हैं और फिर उसी प्रदेश या उसी देश के होके रह जाते हैं। और अपने ही प्रदेश में फिर वो लोग प्रवासी कहलाते हैं। अपने ही प्रदेश में जाएंगे, होली, दिवाली, छठ पूजा या बहन की शादी या माता पिता बीमार या दादा दादी को कुछ हो, उन कारणों से फिर वो अपने प्रदेश आए। तो जिस तरीके से बिहारी बिहार छोड़ते जा रहे हैं, ये युवा जिस तरीके से बिहार छोड़ता जा रहा है, ऐसे में तो बिहार में से बुजुर्ग लोग बच जाएंगे। इनको रिटेन हम लोग कैसे करेंगे? इनको रिटेन हम लोग तब कर सकते हैं जब दिल्ली, गुरुग्राम, बैंगलोर, नोएडा या फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर की तरह, जब तक हम लोग वहां पे आईटी सेक्टर नहीं लाएंगे, जब तक हम लोग वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेंगे,
जब तक हम लोग वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं लेके आएंगे, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा हमारे प्रदेश का, हमारा प्रदेश इतने सौभाग्यशाली है, इतनी अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है हमारा प्रदेश। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। देश की एक बड़ी आबादी को हम लोग खाना खिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं, तो वही उसी प्रदेश के हालात इतने बुरे हैं, वहीं के किसानों के हालात इतने बुरे हैं। क्यों नहीं किसानों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, कैसे उनको बेहतर सुविधाएं दी जाए। आज दिन में ही मेरी चर्चा हो रही थी, प्रवीण भाई पूछ रहे थे कि भाई हमारे प्रदेश में बड़ी समस्या है बाढ़ की, उस समस्या को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। भाई बिल्कुल दूर किया जा सकता है। क्यों नहीं हम लोग इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे हम लोग काम करते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना। एक बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है बिहार का जो सूखा से प्रभावित रहता है, और एक बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है। अगर हम लोग इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स की योजना पे अगर हम लोग काम करें और हम लोग नदियों को जोड़ें, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएं, उसके कैनाल्स बनाएं, और ऐसे एरिया में पानी को हम लोग सप्लाई करें जो सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं, इससे ना सिर्फ हम लोग की सिंचाई की समस्या हल होगी, बल्कि जो हर साल बाढ़ सुखाड़ में जो हम लोग का खर्च आता है उस पर भी अंकुश लगेगा। किसानों को उससे एक बड़ी राहत मिलेगी। अभी केले के चिप्स का जिक्र प्रवीण भाई कर रहे थे, बिल्कुल मैं हर मन से मैं कहता हूँ भाई क्यों नहीं हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट्स वहां पे लगाते हैं। वही केले का चिप जब डाउन साउथ जाता है वो मल्टीपल टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बट वहीं हमारे प्रदेश में उसी किसान को उसके वो दाम नहीं मिल पाते। अगर वहीं पे यूनिट्स लगे, मखाना उनमें से एक है, मखाने के अगर पैकेजिंग प्रोसेसिंग के अगर हम लोग वहां पे यूनिट्स अगर हम लोग लगा दें, राष्ट्रीय ही नहीं अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाना की मांग इतनी बढ़ती जा रही है। ये तमाम एवेन्यूज हैं, सेक्टर्स हैं जो कि एब्सोल्युटली वर्जिन है, एब्सोल्युटली अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड है, कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा। रिलीजियस टूरिज्म उनमें से एक है। आज हम लोग अयोध्या पे हम लोग गर्व करते हैं भैया कि इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जब भगवान राम के इतने भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उनकी अर्धांगिनी मेरी माता सीता का उतना भव्य मंदिर क्यों नहीं बन सकता? आप बनाइए सीतामढ़ी में उतना भव्य मंदिर। आस्था एक विषय है भाई, मैं मानता हूं, मेरी आस्था पूरी हुई, जो मानेगा उसकी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, बट आस्था के साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन का ये कितना बड़ा स्रोत है। इससे आप अपने स्टेट में कितना रेवेन्यू आप इससे जनरेट कर सकते हैं। सोचिए एक 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए और इस बात को मैंडेटरी कर दिया जाए कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो माता सीता का आशीर्वाद लेने जाए। सोचिए उससे टूरिज्म कितना बढ़ने लगेगा। इसी तरीके से भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली, लछवाड़, जो कि मेरी लोकसभा में आता है, और मैं चाहूंगा कि इस बार कभी भी आप लोग बिहार आए तो लछवाड़ जरूर जाए। देखिए वहां पे कितना खूबसूरत अद्भुत भव्य मंदिर का वहां पे निर्माण हुआ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उसमें मेरी भूमिका है या मेरी लोकसभा में आता है, बट वो एक ऐसा मंदिर बना है जो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उतना खूबसूरत कोई और मंदिर होगा। खूबसूरत लोकेशन, 8 किलोमीटर की पहाड़ी आप चढ़ के आप जाइए और वहां पे भव्य मंदिर भगवान महावीर का। क्योंकि जैन समुदाय के लोगों को मैंने रीच आउट किया। एक ऐसा समय था जब वहां पे 2600 साल पुरानी भगवान महावीर की वहां पे एक प्रतिमा है। कहा जाता है कि उनके छोटे भाई नंदीवर्धन जी ने इस प्रतिमा को वहां पे लगाया। तो एक ऐसा समय था जब वो प्रतिमा चोरी हो गई थी। मैंने इस इशू को पार्लियामेंट में भी रेज किया था एंड उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ जी थे, उनसे मुलाकात कर बातचीत करके भी मेक श्योर कि वो प्रतिमा हम लोग को मिल जाए। बहुत पुरानी थी, आस्था भी इससे जुड़ी हुई थी। संयोगवश महीने भर हफ्ते भर के भीतर हम लोग को वो प्रतिमा मिल गई और उसका जब हम लोग पुनर्स्थापित करने गए तो उस वक्त जैन समाज के लोगों से, क्योंकि उस दौरान काफी लोगों ने रीच आउट किया, सांसद होने के नाते कई अलग अलग देश विदेश से फोन आए थे और ये समुदाय आर्थिक तौर पे काफी सक्षम ये समुदाय है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं भगवान अब आ गए हैं, एक इनको भी खूबसूरत जगह दें और साथ में इस जगह को हम लोग और कैसे खूबसूरत बना सके ताकि टूरिज्म यहाँ का बढ़े। तो ना सिर्फ उस जगह को खूबसूरत बनाया, ना सिर्फ गेस्ट हाउसेज वहां पे बनाए गए, बल्कि 108 बेड का, अभी जिक्र रंजीत भाई कर ही रहे थे कि 108 बेड का वहां पे हम लोगों ने अस्पताल भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। अब ये सारे वो उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। आप पटना साहिब आप कभी जाइए, मैं आधा सरदार भी हूँ, मेरी माँ सरदारनी है, तो मैं सिख कम्युनिटी से भी मेरा एक रिश्ता रहा है। हम लोग पटना पहुंच जाते हैं, बट पटना से पटना सिटी पहुंचते पहुंचते तक जो आपकी दुर्गति होती है, आधी आस्था तो आपकी वहीं समाप्त हो जाती है। भैया हम आंखें बंद करके गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन कर लेंगे, बट जो जाने में जो दिक्कत होती है
वो रास्ता अगर सुगम हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो और टूरिस्ट आएंगे। बोध गया नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली उस जगह को लोग जानते हैं, वहां पर लोग जाते हैं। पर आज भी आप जाकर देखिए, आप उसको क्यों नहीं एक वर्ल्ड क्लास सिटी आप उसको बना सकते हैं। ये सारी चीजों से, जहां उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था को तो आप सम्मान देंगे ही देंगे, बट साथ में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कितने ऐसे देश हैं, मैं तो राज्यों की बात नहीं कर रहा, कितने ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं। हम लोगों के पास तो अनंत संभावनाएं हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को एज अ टूरिस्ट स्पॉट अगर आप उसको विकसित करते हैं, तमाम ऐसी जगहें, मैं तो बोलता हूँ भैया, हमारी लोकसभा में अभी रंजीत भाई बता रहे थे, इतनी खूबसूरत जगह है। आप चकाई जाइए, लक्ष्मीपुर का इन्होंने जिक्र किया, वहां पे तारापुर है, वहां पे अगर आप जाइए, छोटे छोटे पहाड़, नदी, नाले, उसको आप बनाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भाई सही गलत पर मेहनत तो सब करी है। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग देखते हैं, कलकत्ता की टॉलीवुड कहा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप वहां पे एक फिल्म सिटी अगर बना दें बिहार में, और सोचिए, कल्पना कीजिए कि जितने बड़े एक्टर्स हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, वो लोग जिस दिन शूटिंग के लिए पटना जाने लगे, तो सोचिए हम लोग कितना उसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने राज्य को। पर इस विजन पे हम लोगों को काम करना होगा, इस विजन को हम लोग को धरातल पर उतारना होगा। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकारों ने एक इन्वेस्टर समिट कब किया। इंटरनेशनली, ग्लोबली तो किसी को इन्वाइट करना बहुत दूर की बात है। जो हमारे देश में ही जो बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं को कब उन्होंने बुलाया और बुलाकर एक ऐसी व्यवस्था दी कि भैया आप आइए, आप मेरे राज्य में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको जहां जहां पे जरूरत है सब्सिडी देंगे, ईज ऑफ बिजनेस होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज होंगे। कब इन चीजों पे बात हुई है मुझे नहीं याद। और यही कारण है, जब तक हमारे प्रदेश में निवेश नहीं आएगा, जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, जब तक पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश के लोगों की नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग एक विकसित बिहार की कल्पना ही नहीं कर सकते।